हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी विद लवीशा। दिस इज लवीशा, योर यूपीएससी मेंटर। और आज की पॉलिटिकल रिवीजन सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंटरस्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल एंड नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है, डिपेंड्स ऑन कि न्यूज में कौन सी बॉडी चल रही है, या फिर कुछ भी अगर स्टैटिक भी यूपीएससी पूछना चाहे तो वो डेफिनेटली पूछ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? वो बॉडी, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको पावर कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। जिन बॉडीज को डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है उनके अंदर गवर्नमेंट एक लेवल से ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती। साथ में उन बॉडीज के अंदर, उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई चेंजमेंट करने के लिए भी आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए इन बॉडीज के अंदर, इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती और ये बहुत इंडिपेंडेंटली फेयर मैनर में काम करते हैं। वन बाय वन देखते हैं। आपकी इस एक क्लास से नियर अबाउट 10 चैप्टर्स जो हैं लक्ष्मीकांत की कवर हो जाएंगे। फर्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल की बात करें, आपका जो आर्टिकल 76 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की गई है। ये कौन होते हैं? ये होते हैं चीफ लीगल एडवाइजर, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी लीगल मैटर के अंदर और रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड चीजें गवर्नमेंट को बताते हैं। अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल को? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट सभी के ही कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। और उसके अलावा अब अटॉर्नी जनरल जो होता है उसके पास पावर होती है पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखने की। यस, पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग पावर उनके पास नहीं होती। वोटिंग पावर क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इलेक्टेड एमपी या एमएलए नहीं होते, इसलिए उनके पास वोटिंग पावर तो नहीं है। बट यस, इफ उनको कोई भी चीज रिप्रेजेंट करनी है पार्लियामेंट में तो वो कर सकते हैं। साथ में जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि एट लास्ट वो क्या है? गवर्नमेंट के ही चीफ लीगल एडवाइजर्स हैं। तो वही होता है ना, जैसे एक नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो वकील है, सपोज करो वकील चाहे क्रिमिनल की साइड का ही क्यों ना है, तो क्रिमिनल के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं बोलेगा। वैसे ही यहाँ पर हम, वैसे कंपेरिजन थोड़ा सा गलत हो गया, बट फिर भी समझ लो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो कोई स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर नहीं देते। और वो गवर्नमेंट के क्या होते हैं? चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, जो गवर्नमेंट को हर जगह लीगल मैटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा अकंपनी कौन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को? सॉलिटर जनरल और एडिशनल सॉलिटर जनरल्स जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को साथ में असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 है उसके अंदर कैग के बारे में दिया हुआ है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है गवर्नमेंट के जितने भी फाइनेंसेस हैं उनको ऑडिट करना, साथ में फाइनेंसेस के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाकर रखना। अब 148 में क्या दे रखा है कि यस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होने चाहिए। फिर 149 के अंदर क्या है? आर्टिकल 149 के अंदर इनकी ड्यूटीज मेंशन है। और आर्टिकल 151, आर्टिकल 151 क्या कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं सारी चीजों के, फाइनेंस की कैसे क्या चीजें हैं, वो सारी वो कहाँ सबमिट करते हैं? वो सारी सबमिट करते हैं वो प्रेसिडेंट के पास। और अपॉइंट कौन करता है इनको? अपॉइंट भी इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। और इन्हीं का काम होता है ये, और रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि कैसे गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। अगर टेन्योर की बात करोगे तो इनका टेन्योर होता है आपका 6 ईयर्स का, और वैसे 6 ईयर्स का टेन्योर माना जाता है। बट प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, वो जब चाहे अटॉर्नी जनरल और कैग को शिफ्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर उनको उनके वर्किंग में कोई भी प्रॉब्लम लगेगी तो। नेक्स्ट आपके आते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब जैसे सेंटर लेवल के ऊपर आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही हर स्टेट के पास क्या होता है? हर स्टेट के पास अपना एडवोकेट जनरल होता है। हर स्टेट के पास क्या होता है? अपना एडवोकेट जनरल होता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है? आर्टिकल आपका है 165। तो इस हिसाब से एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन हुए? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट विद चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। जो हर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना एडवोकेट जनरल होता है जो उस स्टेट की गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अटॉर्नी जनरल कैन अपीयर इन ऑल द स्टेट कोर्ट्स एंड पार्टिसिपेट
इन लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, बट वोटिंग पावर इसके पास भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्टेड नहीं है, इसलिए इनके पास वोटिंग पावर नहीं है। और इनकी जो प्रिविलेजेस होती हैं वो सेम होती हैं बाकी सब लेजिस्लेटिव मेंबर्स वाली। कौन कौन से आर्टिकल हैं इनके, जिनके बारे में जिनके अंदर एडवोकेट जनरल की बात की गई? 165 हो गए आपके, 177 हो गए और आपके 194 आर्टिकल हो गए। अब उसके बाद आता है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की काउंसिल, जो आपकी जीएसटी काउंसिल है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ मेंशन है? 279A के अंदर मेंशन है। उसके अलावा कौन सी अमेंडमेंट से जीएसटी को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 101 अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया था। अब जीएसटी काउंसिल को यहाँ पर हमने ब्रीफली ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि जीएसटी काउंसिल को हम हमारी इको की क्लास में और जब हमने बजट के बारे में डिस्कस किया था और इको की क्लास के अंदर हमने बहुत ब्रीफली इसको डिस्कस किया है, तो आप वहां से इसको कवर कर सकते हो। और दोबारा हम इको की रिवीजन करेंगे जब इकोनॉमिक्स की, जब हम जीएसटी काउंसिल को वहीं पर ब्रीफली दोबारा डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल कौन सा है आपका? आर्टिकल 280 है, जो क्या कहता है कि इंडिया के अंदर फाइनेंस कमीशन सेटअप होना चाहिए। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कौन कंस्टिट्यूट करता है इसको भी? इसको भी कौन कंस्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट ही कंस्टिट्यूट करता है। नॉर्मली कितने सालों में फाइनेंस कमीशन को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है? नॉर्मली किया जाता है 5 ईयर्स के अंदर, बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो थोड़ा सा पहले 5 ईयर्स से या थोड़ा सा 5 ईयर्स से बाद भी ऐसा कर सकता है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं टैक्स रेवेन्यू कैसे डिवाइड होना चाहिए सेंटर स्टेट के बीच में, और सेंटर स्टेट के ग्रांट्स को कैसे मैनेज करना है। ये सारा काम किसका है? फाइनेंस कमीशन का है। अब बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, बट यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? 26 जैन को 1950 को मिला, जब हमने पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया और वो फोर्स में आ चुका था। जो आपका आर्टिकल 315 है, 315 है, वो क्या कहता है? एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होनी चाहिए यूनियन लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, जो क्या करे? सारी रिक्रूटमेंट्स जो हैं, जो ग्रेड ए की आपके रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जो भी आईएएस आईपीएस जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, रियल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको रिक्रूट कर सके। अब आर्टिकल जो आपका 316 से लेकर 323 तक है, ये किससे रिलेटेड बात करते हैं? ये इसी से रिलेटेड बात करते हैं कि कैसे यूपीएससी को, कैसा स्ट्रक्चर होगा यूपीएससी के, पावर्स फंक्शंस कैसे डिवाइडेड होंगे यूनियन और स्टेट लेवल पर। इन्हीं चीजों से रिलेटेड सारी बात कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 316 से लेकर 323 तक। अब यूपीएससी के अंदर कौन कौन होते हैं? एक आपके यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं। और आप चलो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि करंटली यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। और साथ में चेयरमैन के अलावा क्या होते हैं? 10 मेंबर्स और होते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है। टेन्योर कितना होता है? टेन्योर 6 इयर्स का होता है एक बार अपॉइंट होने के बाद, या फिर अगर किसी मेंबर की एज जो है वो आपकी 65 से अबव हो जाए तो 65 एज तक का ही लिमिटेशन है, तो दोनों में से जो पहले हो उसके अकॉर्डिंग मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। वहीं अगर स्टेट कमीशन की बात करें तो आर्टिकल तो सेम ही रहेंगे, बस चेंजमेंट क्या है कि यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। वहीं जो एसपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं? उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ऐसा सेम डिफरेंस ही यहाँ पर है, जहाँ पर हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। वहीं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करते हैं? आपके गवर्नर। एक एडवोकेट जनरल किसको अपॉइंट किया जा सकता है? जिसके पास सेम जो एक हाई कोर्ट के जजेस जितना मतलब आइडिया होना चाहिए, जितना हाई कोर्ट के जजेस के लिए कंडीशन होती है, उतनी एक एडवोकेट जनरल के लिए भी कंडीशंस अप्लाई होंगी। वहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वही हो सकता है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के भी एलिजिबल है। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके अंदर जब उस टाइम पर इंक्लूड था सिर्फ 338 आर्टिकल आपका, और ये आर्टिकल उस टाइम पर कहता था कि स्पेशल ऑफिसर्स होने चाहिए एससी के लिए, एसटी के लिए, बस इतना ही। बट फिर चेंजमेंट किया गया, किससे?
कौन सी अमेंडमेंट से आपकी फिर आती है 89th अमेंडमेंट, कब आई? 2003 के अंदर आई। इस अमेंडमेंट ने बोला कि हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, एससी और एसटी दोनों के लिए ही अलग अलग नेशनल कमीशन बनाएंगे, जो इनकी कंडीशन को अपलिफ्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है उनके लिए एडवाइस देंगे। ये बात याद रखना कि जो ये नेशनल कमीशन होते हैं ये सिर्फ एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, सर्वेस के बेसिस पर सारी चीजें कंडक्ट करवा कर, और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि उनको वो बात माननी है या नहीं माननी है। तो पहले सिर्फ एक एक ऑफिसर जो थे वो अपॉइंट कर दिए जाते थे, अब पूरा का पूरा कमीशन अपॉइंट किया जाता है। और पहले एससी और एसटी दोनों ही 338 आर्टिकल में इंक्लूडेड थे, बट अब वो चीज चेंज कर दी गई है। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आपका आता है आर्टिकल 338 के अंदर, वही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड चीजें आपकी आती हैं 338 ए के अंदर। अब उसके बाद क्या हुआ, ये चीज तो यहाँ पर हो गई। फिर एक और चीज गवर्नमेंट ने देखी कि हमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये चीजें बाद में देखी गई, पहले भी 1980 के मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के टाइम पर भी मंडल कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, सारी चीजें हुई थी। और फाइनली आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट ने सोचा हमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो कौन सा आर्टिकल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? 338 बी के अंदर। अमेंडमेंट कौन सी थी? अमेंडमेंट थी 102 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 338 बी को ऐड किया गया, जिससे क्या हुआ, अब इंडिया के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी है। अब पहले स्पेशल ऑफिसर होता था इन दोनों का, अब तो पूरी कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन में क्या क्या इंक्लूड है? तीनों में सेम ही चीज है, एक आपके चेयरपर्सन होंगे, फिर एक आपके वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे। तो टोटल क्या है, 5 मेंबर बॉडी तीनों कमीशंस के अंदर अलग अलग मिलती है। अब अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, उस चीज में कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद हमने देखा कि लैंग्वेज का काफी इशू आ रहा था, बिकॉज हम हिंदी को पहले ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते थे हमारी कंट्री की, बट हम नहीं बना पाए क्योंकि मोस्ट ऑफ द साउथ स्टेट्स ने उसको अपोज किया और वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। बट फिर एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया इंट्रोड्यूस? 1956 में, 1956 में किया गया। अमेंडमेंट क्या थी आपकी? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके अंदर बोला गया कि अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को, कमीशन नहीं बनाया, सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। उसके लिए फिर आर्टिकल कौन सा है आपका? 350 बी। और अपॉइंट कौन करते हैं? वही आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब ये जो चैप्टर्स आप लक्ष्मीकांत पे पढ़ते हो तो आपके 2 to 3 पेजेस के चैप्टर्स हैं, और टाइम तो वहां भी आपका वेस्ट हो ही रहा है। तो अगर आप इनके बारे में सिर्फ इतना ही बेसिक आइडिया जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा, थोड़ा कंपोजिशन पूछ लिया, अमेंडमेंट पूछ लिया, आर्टिकल पूछ लिया, उससे ज्यादा वो यहाँ से कुछ और पूछ भी नहीं सकते हैं। तो हमने इस चीज को यहीं पर स्पीडली कवर कर लिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब देखो हमारा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर नीचे लोकल गवर्नमेंट भी है। तो उसी के लिए अब सभी के अंदर बैलेंस भी बनाकर रखना पड़ता है। तो देखो पहले क्या बोला गया, एक सरकारिया कमीशन इस्टेब्लिश हुआ। सरकारिया कमीशन ने क्या बोला? सरकारिया कमीशन ने बोला कि हमें स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, जो इस बात के टाइम टू टाइम सजेशंस भी देती रहे कि कैसे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं, और इन साथ में सेंटर और स्टेट के बीच में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी ध्यान देती रहे। तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद क्या हुआ, इंटर स्टेट काउंसिल कब बनाई गई? 1990 के अंदर प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद बनाई गई। कौन सा आर्टिकल इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड बात करता है? आपका आर्टिकल 263 है, जो इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड बात करता है। अब कंपोजिशन क्या है? एक जो आपके पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। उसके अलावा क्या है? सभी स्टेट के सीएम, चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूड होंगे। अब जिन यूटीज के सीएम है, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, 3 यूनियन टेरिटरीज में आपके सीएम होते हैं, तो उनके सीएम ही इंक्लूड होंगे। जो बाकी 5 आपकी यूनियन टेरिटरीज बच गई,
उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे, साथ में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा आपके 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपके 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे कंपोजिशन के अंदर। और लास्ट में क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो, और साथ में प्राइम मिनिस्टर को, और उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के अलावा कुछ भी किसी को भी एज अ परमानेंट इनविटीज नॉमिनेट कर सकते हैं पीएम के कहने पे, तो वो भी किसका पार्ट होंगे, इंटरस्टेट काउंसिल का पार्ट होंगे। तो ये ऊपर वाले तो मेन रह जाते हैं, इनविटीज तो वो किसी को नॉमिनेट करें भी ना भी करें वो उनकी पर्सनल चॉइस है। तो ये यहाँ से आपका क्या है, इंटरस्टेट काउंसिल है। अगर हम रोल की बात करेंगे यहाँ पर, तो रोल के अंदर क्या है कि जो इंटरस्टेट काउंसिल होती है वो एक रिकमेंडेटरी बॉडी होती है। मतलब कि इंटरस्टेट काउंसिल ने बताया गवर्नमेंट को कि आप ऐसे ऐसे सिचुएशंस हैं, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, तो उनका जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ ये चेंजमेंट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग वो चीज करेंगी। अब बात करते हैं जोनल काउंसिल्स की। जोनल काउंसिल्स क्या है कि हम पूरी हमारी कंट्री को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्थन, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। एक बात याद रखना, इनके अंदर आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिनको हम जो 7 सिस्टर्स वाली स्टेट्स हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और क्या बोला गया है, ताकि सभी जो स्टेट्स हैं उनका अपने अपने रीजन के अंदर एक कनेक्शन बना रहे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जोनल काउंसिल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से एक्ट से ये बॉडी जो जोनल काउंसिल है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, आपके स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से। कंपोजिशन क्या है, सभी जोनल काउंसिल्स में क्या क्या इंक्लूड है, यूनियन होम मिनिस्टर एज चेयरमैन। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो सभी काउंसिल, जितनी आपकी 5 जोनल काउंसिल है उनमें कॉमन है। उसके अलावा क्या है, सीएम ऑफ ऑल द स्टेट्स जो होंगे वो क्या बनेंगे, रोटेशन वाइज, 1 ईयर के रोटेशन वाइज क्या बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे। जैसे सपोज मानो जो नॉर्थन जोनल काउंसिल है, तो उसके अंदर कौन से इंक्लूड है, नॉर्थन स्टेट्स इंक्लूड है। तो जो भी 4 to 5 स्टेट्स और 1 or 2 यूनियन टेरिटरी नॉर्थन के अंदर इंक्लूड है, उन्हीं के सीएम, और अगर यूटी जो है उनके एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर अगर उस यूटी के सीएम है, जैसे नॉर्दर्न के अंदर आपका दिल्ली इंक्लूड होता है, दिल्ली के तो सीएम है, तो दिल्ली से सीएम ही इंक्लूड होंगे काउंसिल के अंदर। वही नॉर्दर्न के अंदर आपका लद्दाख भी इंक्लूड होता है, लद्दाख के तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो भी इंक्लूड यहाँ पर होंगे। उसके अलावा 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर हो गए आपके। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का एग्जांपल लिया है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये सारी जो जगह हैं वो किस में इंक्लूड होती है, नॉर्थन जोनल काउंसिल के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या है, अब JNK से वहाँ के सीएम इंक्लूड हो जाएंगे, और साथ में कोई भी और 2 मिनिस्टर, लद्दाख से एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, हिमाचल प्रदेश से वहाँ के सीएम और 2 मिनिस्टर, हरियाणा से भी सेम, पंजाब से भी सेम, राजस्थान से भी सेम, दिल्ली से भी सेम, और चंडीगढ़ से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। और मेन चेयरमैन कौन कहलाएंगे, यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर ऐसे हैं जो सभी जोनल काउंसिल में कॉमन है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की। यहाँ से 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था, तो इस साल क्वेश्चन ना भी आए, क्योंकि सेम टॉपिक, इतना छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एक ही बनता है, तो एक ही क्वेश्चन को दोबारा यूपीएससी इतनी जल्दी रिपीट नहीं करेगा। अब नॉर्थन ईस्टर्न काउंसिल के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कौन से एक्ट से बनाएगी, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से। कंपोजिशन क्या है इसकी, यूनियन होम मिनिस्टर एज चेयरमैन, ये सेम है। उसके अलावा क्या है, 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। उसके अलावा इन्हीं स्टेट्स के गवर्नर भी इंक्लूड है, यहाँ पर सीएम भी इंक्लूड है। ये डिफरेंस है जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर, यहाँ पर गवर्नर और सीएम दोनों इंक्लूड है। उसके अलावा वाइस चेयरमैन कौन रहेंगे, MOS शॉर्ट में लिखा जाता है, ब्रैकेट में आई से लिखकर डोनर। फुल फॉर्म क्या है, MOS क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है। जो ब्रैकेट में IC है वो क्या है, इंडिपेंडेंट चार्ज। और उसके अलावा बाद में क्या है, डोनर। डोनर क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये था आपके इस टॉपिक में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। PDF ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया, बट आई विल अपलोड सून। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।